हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी ए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली फैंटास्टिक। भैया आज है अपनी 60 डे काउंटिंग सीरीज का क्लास नंबर 3। आई होप तुम लोगों ने जो क्लास 1 क्लास 2 है वो तुम लोग देख चुके हो। अगर भाई अभी तक नहीं देखा क्लास 1 क्लास 2 को तो पहले गाइज उन क्लासेस को देखो, उसके बाद क्लास 3 को देखना। अगर चैनल पर नए आए हो तो यार मेरी बहन मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो बट स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत 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 गलत बात है, सब्सक्राइब कर दो। अपने इस बड़े भाई के लिए यार एक थम्स अप तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दो एंड कमेंट करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगे। एंड एक लास्ट थिंग भाई, शेयर कर दो उन सभी के साथ जिनका भी अटेम्प्ट आ रहा है सितंबर 25 में, जैन 26 में एंड ऑनवर्ड्स, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से अच्छे तरीके से कर सकें। कूल यो। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आई होप तुम लोगों ने कर दिया होगा, ये मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, एजम्पशन। तो ठीक है, अभी लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था अपने फर्स्ट चैप्टर का। राइट, फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग की, अच्छा यूजर्स क्या है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, एंड सो ऑन। हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपना रैपअप, जो भी अपना चैप्टर रह गया। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। अब देखो यार, बुक कीपिंग ये वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत जाना पहचाना वर्ड है तुम लोगों के लिए। बट अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को सेम मानते हैं। तुम्हारे मन में एक मिसकंसेप्शन होती है यार कि देखो बुक कीपिंग अकाउंटिंग एक ही तो बात है, चाहे बुक कीपिंग कह लो चाहे अकाउंटिंग कह लो, अरे कुछ भी कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही तो बात है। भाई मेरे ये एक बात नहीं है, दे आर सिमिलर टर्म्स। अकाउंटिंग बुक कीपिंग दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, आई एग्री विद यू, टोटली एग्री, बट दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट सेम। उनमें डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल बेसिक डिफरेंस, कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल सा एक डिफरेंस बताऊंगा। भाई जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग में क्या आता है? जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, बस बस। सर बुक कीपिंग में क्या आता है? जर्नल आता है, लेजर आता है और ट्रायल बैलेंस आता है, बस। इसके आगे का कोई भी स्टेप नहीं आता। मतलब बुक कीपिंग में क्या आता है भाई? रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में, क्लासीफाई करेंगे किसमें? लेजर में और ट्रायल बैलेंस में। मतलब बुक कीपिंग इज लिमिटेड टू ओनली जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। It is an activity concerned with the recording of financial data relating to business operations in a significant and orderly manner. मतलब जो बुक कीपिंग है वो सिर्फ कंसर्न रखती है किसके साथ? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। मतलब जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं बिजनेस में, उनको रिकॉर्ड करना इज नोन एज बुक कीपिंग। तो सर अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग में जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, P&L बनाना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, जब ये भी इंक्लूड हो जाता है, उन सबको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। इन सिंपल वर्ड्स, जो तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस है जर्नल से स्टार्ट होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने तक, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है मेरे भाई? अकाउंटिंग है। दिस होल प्रोसेस जर्नल से स्टार्ट हो गए भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने तक, इसको हम पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग का मतलब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंफ्यूज होने, याद रखने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, अपना भी याद होगा। बुक कीपिंग माने तो बुक कीप करना, मतलब एक बुक है हमारे पास, एक हमारे पास बुक है, उसमें हम कीपिंग कर रहे हैं। कीपिंग किस चीज़ की? रिकॉर्ड रख रहे हैं। मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर, बिजनेस में डेली बेसिस पर, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, विच इज़ नोन एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी भाई, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इंक्लूड करना है तो वो किसका पार्ट होगा? अकाउंटिंग का। जब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड हो जाती हैं, तब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बुक कीप अकाउंटिंग बोलते हैं। बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं हैं, अकेले 3 प्रोसेस हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसको हम बोलेंगे अपन बुक कीपिंग। आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। देखो बात बहुत छोटी सी है, राइट। बट एज आई अगेन से, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक एक कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है। एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के, एक एक चीज़ के पीछे का फंडामेंटल तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बुक कीपिंग के? भैया बुक कीपिंग का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, पहला ऑब्जेक्टिव वही है हमारा। देखो मतलब क्या है बुक कीपिंग का, कि भैया जो मैं डेली बेसिस पर डे टू डे ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ बिजनेस में, उनको मैंने रिकॉर्ड करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इट इज कंसर्न विद द कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर टू शो इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। वही बात है, जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उसका हिसाब किताब रख रहा हूँ बुक कीपिंग में। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस।
It is concerned with the combined effect of all the transactions made during the accounting period upon the financial position of business as a whole. भाई मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हारी बुक कीपिंग अच्छी होगी, अगर तुम्हारी बुक कीपिंग बिल्कुल अच्छे लेवल की होगी, सही तरीके से तुमने जर्नल प्रिपेयर किया है, अच्छा उसके बाद क्लासीफाई तुमने सही किया है लेजर अकाउंट्स में, अच्छा उसके बाद तुमने ट्रायल बैलेंस भी बिल्कुल सही एक्यूरेट प्रिपेयर किया है, ऑब्वियसली बात है जो तुम अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करोगे ताकि तुम एसर्टेन कर सको फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस को। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो तुम प्रिपेयर करोगे तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे। जब तुम्हारा बेस, देखो ये बुक कीपिंग क्या है, बेस फॉर अकाउंटिंग है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। जब तुम्हारी ये तीनों की तीनों स्टेजेस बिल्कुल प्रिपेयर हो गई अच्छी तरीके से, एक्यूरेटली प्रिपेयर कर दी तुमने, तो भाई जो इसके नेक्स्ट स्टेप होगा एफएस प्रिपरेशन का, वो तो ऑब्वियसली एक्यूरेट होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और अगर वो एक्यूरेट हो गया तो ऑब्वियसली जो तुम फाइनेंशियल फैक्ट को एसर्टेन करोगे बिजनेस के ऊपर, वो भी बिल्कुल ठीक जाएगा। तो अल्टीमेटली बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव भाई ये भी बनता है कि एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, कि जो हमारा बिजनेस है उसके क्या क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आ रहे हैं उसको हम एसर्टेन कर सकें, राइट। बुक कीपिंग को मैं एक और वर्ड भी बोलता हूँ भाई कि इट इज़ बेस ऑफ अकाउंटिंग, लाइक बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस है भाई। अगर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ही खराब हो गया तो अकाउंटिंग तो पूरी की पूरी खराब हो ही जाएगी। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग अकाउंट में, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो कि हमने देख लिया जर्नल लेजर। इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न्ड विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल सही। समराइज किस में करेंगे अपन, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 2 में डिस्कस किया, क्लास 1 में डिस्कस किया, P&L बैलेंस शीट, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। देखो देखो जो बताया भाई वही पॉइंट आ गया कि बेस है। क्यों बेस है मैं समझा चुका हूँ। इट इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ऑब्वियसली बात है भाई, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, कितना बढ़िया पॉइंट है सर। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है भाई। मैं हिंदी बोल रहा हूँ तुम्हें पढ़ाते हुए, हिंदी इंग्लिश, या आई शुड से इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बातें जो कॉन्सेप्शन को कन्वे करने के लिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें, तुम और मैं बात कर सकें, कन्वे कर सकें अपने थॉट्स को। भाई अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज मानी जाती है। बिजनेस अपनी बातें ओनर से, यूज़र से किसके थ्रू कहता है, अकाउंटिंग के थ्रू कहता है। बिजनेस कह रहा है अबे देख मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ, देख कितना प्रॉफिटेबल हूँ, तो अभी तो अपने बिजनेस एरिया को एक्सपैंड कर, कितना प्रॉफिटेबल हूँ मैं। कैसे पता लगा, अकाउंटिंग के थ्रू पता लगा। अकाउंटिंग में देखा इतना प्रॉफिट है, इतनी सेल्स है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिजनेस, पता लग गया। अरे वे क्या कर रहा है, बिजनेस ओनर को कह रहा है अबे देख लॉस में जा रहा हूँ, 3 साल हो गए पिछले, प्रॉफिट कम होता जा रहा है हर साल। कैसे पता लगा बिजनेस को, थ्रू अकाउंटिंग। बिजनेस और ओनर के बीच में, बिजनेस और यूजर्स के बीच में जो लैंग्वेज होती है, जैसे बातें कन्वे करते हैं एक दूसरे को, वो करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। बिकॉज अकाउंटिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं भाई बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, तो जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बड़ी सही लाइन लगती है मेरे को यार ये। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। वही मैंने बता चुका हूँ भाई कि जो तुम्हारी बुक कीपिंग है वो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस तक ही लिमिटेड है। अगर उसके बाद की अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही। अकाउंटिंग में हम प्रिपेयर ही करते हैं। मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली बात है भाई। क्या जनरल, अगर तुम अपने जो मैनेजर्स हैं, अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हमारी कंपनी के, जो टॉप डायरेक्टर्स हैं या जो यूजर्स हैं, क्या वो जनरल लेजर के बेसिस पे कोई डिसीजन ले पाएंगे। उनके आगे तो हमने लाखों एंट्रीज का रिकॉर्ड रख दिया, जाके लो साहब देख लो लाखों ट्रांजेक्शन हुई हैं हमारी, क्या कोई रिकॉर्ड, क्या कोई डिसीजन ले पाएंगे। क्या इन्वेस्टर डिसीजन ले पाएगा कि यार मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ सिर्फ जनरल एंट्रीज को देखकर। अच्छा क्या बैंक जो है, क्या वो डिसीजन ले पाएगा लेजर को देखकर कि यार बंदे को लोन दूँ या ना दूँ। आंसर इज नो। कौन देखेगा, इतना टाइम थोड़ी है उनके पास कि लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन को वो बैठ के पढ़ें। नो, आंसर इज नो। हम पढ़ते थे ना अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली। अकाउंटिंग क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन, जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन हुई हैं, उनको सिस्टमैटिक वे में एक P&L बैलेंस शीट के रूप में प्रेजेंट करता है, जिसके बेसिस पे डिसीजन ले सकें, राइट। मैनेजमेंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही। ये तो समझाने की बात ही नहीं है। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने इतना डिटेल में समझाया है कि डिसीजन क्या कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कोई सब फील्ड नहीं है। सब फील्ड में आगे बढ़ाऊंगा क्या होता है, वहाँ डिस्कस कर दूंगा इस पॉइंट को। इट हैज सेवरल सब फील्ड्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एटसेट्रा। सर यहाँ पर तो लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर तो 2 ही लिखे हैं आपने, तो पता नहीं कितने कितने नाम बोल दिए। अरे मेरे भाई आगे हैं, ये देख आगे हैं। ले अगला टॉपिक वही है अपना, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद वही पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है।
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी एसेटेंड थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। ऑब्वियस ही बात है भाई, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास हैं, और वो कब कहाँ से पता लगेगा, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट ही पता लगेगा ना यार, ऑब्वियस ही बात है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एसेट इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, बिल्कुल सही। हम अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं P&L बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसरटेन कर सकते हैं। तो भाई ये भी तुम्हारा टॉपिक क्या हो गया, डन एंड डस्टेड हो गया, कंप्लीटेड, राइट। बेसिस का डिफरेंस था, कूल 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 कूल। ये अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, विच इज अकाउंटेंसी। अरे सर ये कौन सी थर्ड टर्म आ गई, अकाउंटेंसी, इसका मतलब क्या हो गया, क्या होता है इसका मतलब। ये सबसे वाइडर टर्म है। देखो ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये डायग्राम ध्यान से देखो। देखो बुक कीपिंग सबसे छोटा एरिया है, बुकिंग सबसे छोटा है। उसके बाद अगर कोई वाइडर एरिया है तो वो कौन है, अकाउंटिंग। अच्छा अकाउंटिंग क्यों वाइडर एरिया माना जाता है, क्योंकि सर अकाउंटिंग में जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस तो आते हैं जो कि बुक कीपिंग है, बट उसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है जो कि बैलेंस शीट और P&L है। दैट्स वाई सर अकाउंटिंग जो है एक वाइडर एरिया माना जाता है। देखो बुक कीपिंग में तो सर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस आता है, अपन डिस्कस करके आ रहे हैं अभी, बट अकाउंटिंग में तो सर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस तो आता ही आता है, बट उनके साथ साथ P&L और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। दैट्स वाई अकाउंटिंग वाइडर एरिया है। बट सर अकाउंटेंसी में इतना वाइडर एरिया है, अकाउंटेंसी तो एज पर दिस डायग्राम अकाउंटेंसी सबसे वाइडर एरिया है। अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों आते हैं सर। सर अकाउंटेंसी क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है फिर इन तीनों में, हम तो सेम ही मान के आ रहे थे आजकल, हम तो आज तक सेम ही मानते आ रहे थे कि यार अकाउंटिंग भी सेम है, अकाउंटेंसी भी सेम है, एक ही तो बात है, बस ING की जगह ANC लगा दिया, यही तो डिफरेंस है सर, हम तो ये मान के आ रहे थे। नो भाई नो, देखो क्या होता है, डिफरेंस समझो। अकाउंटेंसी, देखो अकाउंटिंग में तुम लोग क्या करते हो, जर्नल से लेके FS को प्रिपेयर करते हो, ये अकाउंटिंग है, इतना तुम्हें क्लियर है बिल्कुल। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी तब बनती है, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी तब बनती है जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, IFRS जिसको हम इंड AS भी बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग मेथड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब अकाउंटेंसी क्या है, एक तरह का सबसे वाइडर एरिया, सबसे वाइडर एरिया, इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ, सब कुछ आ गया इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ा। जर्नल से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तो है ही है इसमें, वो तो आना ही आना था, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, याद है प्रिंसिपल्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स भाई छोड़ के जाते हैं क्लास 11th में, जो स्टार्टिंग के इनिशियल 2 चैप्टर्स होते हैं ना थ्योरी वाले, वो छोड़ के जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। बट अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई, और डेफिनेटली भाई तुम्हें इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा और लॉजिकली बताऊंगा, एक एक चीज़ को, एक एक अकाउंटिंग कंसेप्ट को लॉजिकली डिस्कस करूंगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, लिटरली कह रहा हूँ। तुम खुद कहोगे यार इससे अच्छा चैप्टर नहीं हमने देखा कोई, मैं लिटरली कह रहा हूँ तुम लोगों को। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब जो पढ़ते थे तुम, कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अपना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये पढ़ते थे ना कॉन्सेप्ट जो तुम पढ़ते आ रहे हो, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो गए हमारे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम लोग सी इंटर में पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सी इंटर में पढ़ोगे, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं AS1, AS2, AS3। लाइक AS3 बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, AS2 बात करता है तुम्हारी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की, AS1 बात करता है तुम्हारी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, AS10 बात करता है PPE की, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, AS7 बात करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की, AS9 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, AS29 बात करता है प्रोविजन कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ की, समझ पा रहे हो। AS20 बात करता है EPS की, अर्निंग पर शेयर। सर ये क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये तुम सी इंटर में पढ़ोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली एक तरह के तुम लगा लो, इट इज़ ए सेट ऑफ गाइडेंस। क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं हल्का सा बताऊंगा बिकॉज सी इंटर में पढ़ोगे तुम लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तुम समझ सकते हो, दे आर द सेट ऑफ गाइडेंस और रूल्स जो तुम, जब तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, जब तुम अकाउंटिंग कर रहे हो तो तुम्हें हेल्प करते हैं वो अकाउंटिंग करने में, तुम्हें बताते हैं इनफैक्ट कि इस आइटम का ट्रीटमेंट कैसे होगा बुक्स में। अच्छा अगर तुम फिक्स एसेट परचेज, अगर अब AS10 है PPE, वो तुम्हें क्या बताता है कि भाई जब बिजनेस ने कोई फिक्स एसेट परचेज किया तो उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। अच्छा उसके बाद जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी तो वो कैसे करनी है, एंड सो ऑन। मतलब AS एक तरह की रूल बुक है, गाइडेंस बुक है, जो तुम्हें बताती है कि एक
स्पेसिफिक एरियाज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कैसे किया जाता है, लाइक AS2 है इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। AS2 इन्वेंट्रीज तुम्हें सब कुछ बताता है इन्वेंट्रीज के रिगार्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग, कि भाई जो तुम्हारा स्टॉक है उसकी कैसे वैल्यूएशन होगी, कैसे उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, एंड सो ऑन। AS29 तुम्हें बताता है प्रोविजंस के रिगार्डिंग, कि जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बुक करते हैं तो वो कैसे बुक करते हैं, कॉन्टिजेंट कैसे बुक करते हैं, एंड सो ऑन। तो दीज आर द सेट ऑफ गाइडेंस और रूल्स जो तुम्हें बताते हैं। सिमिलर बेसिस पर होते हैं अपने IFRS, जिनको हम बोलते हैं इंड AS। तो ऐसा समझ सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अपनी जो इंडिया की कंपनीज हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो जो अपनी इंडिया की कंपनीज हैं उन पे लगते हैं, और जो इंड AS हैं वो भी इंडिया की कंपनीज पे भी लगते हैं। बट जो इंडिया की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनकी टर्नओवर बहुत हाई होती है उन पे लगते हैं इंड AS। इंड AS हमारे जो हैं IFRS जिसको तुम बोलते हो, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी इनको बोलते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, राइट। होते ये भी सेम ही है, ये बस फ़र्क है कि वो हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो IFRS हैं वो हमारे क्या हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, राइट। काम इनका भी यही होता है, अकाउंटिंग के लिए एक रूल बुक, एक गाइडेंस प्रोवाइड करना, सेट ऑफ रूल्स, कि किसी स्पेसिफिक एरिया की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे बुक्स में, राइट। बाकी तुम लोग देखो IFRS जो है वो CA फाइनल लेवल पर पढ़ोगे अच्छी तरह से अपने बहुत डिटेल में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम लोग बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ोगे अपने CA इंटर लेवल पर, राइट। अब जितनी डिस्कशन देखो रेलेवेंट थी मैंने कर दी, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब जब तुम इन रूल बुक को, गाइडेंस को भी इंक्लूड कर लेते हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, इंड AS, IFRS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो क्या बन जाता है, अकाउंटेंसी, राइट। बेसिकली इट इज़ ए ब्रॉड फील्ड, बहुत बड़ी ब्रॉड फील्ड है। सबसे बड़ी ब्रॉड फील्ड हमारी यही है कि सबसे ऊपर क्या आएगा, अकाउंटेंसी, उसके बाद क्या आएगा अपना अकाउंटिंग, उसके बाद क्या आता है भाई, बुक कीपिंग, राइट। बड़ा भाई उससे छोटा भाई, उस सबसे छोटा भाई, कूल। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा भाई बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है और अकाउंटिंग क्या है, तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। कूल, यो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो यार, जो तुम अब तक पढ़ते आए हो ना, तुम लोग सिर्फ पढ़ते आए हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तुमने 11th क्लास में पढ़ा, क्लास 12th में पढ़ा। अगर ध्यान से अपनी 11th क्लास की बुक को रिकॉल करो, तुम्हारी बुक का नाम क्या था 11th क्लास की बुक का, जो पढ़ते थे तुम लोग, क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर किसी बच्चे को याद हो या लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार बुक उठा के देखना, अगर तुम्हारे पास पड़ी हो घर पर अभी भी 11th क्लास की बुक, तुम्हारी बुक का नाम क्या था बॉस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तुम +1 +2 में 11th 12th में जो पढ़ते आ रहे हो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ के आ रहे हो, राइट। बट अकाउंटिंग अकेली फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होती, अकाउंटिंग की बहुत सारी अलग अलग सब फील्ड का मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तुम ये ऐसे समझ सकते हो इसको, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तुम लोग ये समझते आ रहे हो कि यार हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ ली, हमें जर्नल आ गया, लेजर आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया, P&L बैलेंस शीट बनाई है, कैश फ्लो भी सीख ली, अरे सब कुछ सीख लिया, हम तो बॉस हैं। अरे नहीं, अभी तो तुमने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखी और अभी वो भी कंप्लीट नहीं सीखी, राइट। अकाउंटिंग की और टाइप्स भी होती हैं जो तुम CA इंटर लेवल पे पढ़ोगे अपने, राइट। फाउंडेशन में तो सिर्फ तुम्हारी अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है फाउंडेशन लेवल पर भी, बाकी तुम इंटर लेवल पे पढ़ोगे। बाकी और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होती हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जो तुम पढ़ के आ रहे हो, दैट इज इट फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट टू डिटरमिन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट इज हिस्टोरिकल एंड मेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। आई थिंक इसमें कुछ भी समझाने वाला तो मेरे को नहीं लगा, वही सब कुछ आज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समझाने वाली बात अब आगे आएगी, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अगर किसी बच्चे ने CA इंटर का सिलेबस देखा हो, कईयों को क्यूरियोसिटी होती है, मेरे को तो बड़ी होती थी। मैं था CA फाउंडेशन में, बट मैं CA फाइनल का सिलेबस देख रहा होता था कि क्या क्या CA फाइनल में सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या इंडेक्स है, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। मैं तो उन बच्चों में से था। खैर, तो CA इंटर का तुम्हारा ग्रुप 2 का पहला पेपर है जो, दैट इज़ पहला दिन दूसरा पेपर है, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर इसने देखा हो, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तुम्हारे पेपर का नाम ही यही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब तुम CA इंटर में इन दोनों तरह की अकाउंटिंग्स को पढ़ोगे, दोनों तरह की अकाउंटिंग्स को तुम लोग CA इंटर में पढ़ लोगे, ठीक है। पर मैं तुम्हें समझा देता हूँ होती क्या है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है भाई, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग। अच्छा, मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आ रहे हो, 12th क्लास में पढ़ के आ रहे हो कि नहीं पढ़ के आ रहे हो भाई, हाँ या ना, पढ़ के आ रहे हो। मैनेजमेंट का मतलब कंपनी के हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, जो डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं हमारी कंपनी में बैठकर,
बिजनेस में बैठकर, मैं वो होती है मैनेजमेंट, ठीक है ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट पढ़ के आ रहे हो। यहाँ पे हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट की, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी के मालिक हो गए, ओनर्स हो गए, बड़े लोग, राइट। इनके लिए जो अकाउंटिंग रेलेवेंट है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर रेलेवेंट का मतलब क्या है? अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये इतने वेले तो नहीं है भाई, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है तुम्हारे, जो मैनेजमेंट है तुम्हारी कंपनी की, वो इतनी वेली तो नहीं है कि एक एक जर्नल एंट्री को स्टडी करे, एक एक लेजर को देखे। जो तुम्हारी कंपनी का CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, या CEO है तुम्हारी कंपनी का, ठीक है ना, COO हो गया, ऑपरेटिंग ऑफिसर, एंड जो भी अदर डायरेक्टर्स हैं तुम्हारी कंपनी के, भाई वो इतने वेले तो नहीं है, इतने फ्री तो नहीं है कि वो एक एक एंट्री को स्टडी करें। हाँ भी अकाउंटेंट साहब क्या एंट्री है, ये लेजर पोस्टिंग गलत कर दिया आपने, क्या बनाए ट्रायल बैलेंस अभी तक? भाई इतने वेले नहीं है वो, इतने वेले नहीं है बॉस। वो सिर्फ करते हैं डिसीजन मेकिंग। तो उनके लिए भाई रेलेवेंट क्या होती हैं? कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स। कस्टमाइज रिपोर्ट का मतलब क्या है? P&L बैलेंस शीट बन गया, P&L बैलेंस शीट बन गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बन गई, नोट्स टू अकाउंट भी बन गए, सब कुछ बन गया। इनके बाद इनका इनके पास ऑटोमेटिक इनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनमें ये रिपोर्ट्स निकलती हैं, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स निकलती हैं, कस्टमाइज रिपोर्ट्स निकलती हैं। सपोज सेल्स की रिपोर्ट निकल गई, एक सेल्स की रिपोर्ट निकल गई, उस सेल्स की रिपोर्ट में क्या होगा, क्या होगा उसकी कि सेल्स की रिपोर्ट में बताता हूँ तुम लोगों को क्या होगा भाई। उस सेल्स की रिपोर्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई हमने प्रोडक्ट्स की सेल इतनी की इस साल में, सर्विसेज की सेल कितनी थी, उसकी डिटेल होगी। अच्छा, प्रोडक्ट की सेल किस किस शहर में की, किस किस एरिया में की, लेट्स सपोज नॉर्थ रीजन में इतनी थी, साउथ में इतनी थी, ईस्ट में इतनी थी, वेस्ट में इतनी थी। अच्छा, नॉर्थ में कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से सिटीज़ में, कौन कौन से स्टेट में कितनी सबसे ज़्यादा सेल थी, उसके ग्राफ बने होंगे, बार ग्राफ होगा इस तरह का। सिमिलर साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा, हमारा सबसे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था, हमारा हीरो प्रोडक्ट कौन सा था, रादर वैसे हीरो प्रोडक्ट नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। यार ऐसा कौन कौन सा प्रोडक्ट था हमारा जो बिल्कुल ही लोएस्ट गया है हमारा प्रोडक्ट, हमारी सेल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी थी या सर्विस ज़्यादा अच्छी थी, हमारे कस्टमर्स क्या कहते हैं हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। मतलब कहने का मतलब ये तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस सेल्स की रिपोर्ट में होंगी, जो कस्टमाइज रिपोर्ट निकलेगी। तो वो मैनेजमेंट के लिए काम की इन्फॉर्मेशन है। दैट अकाउंटिंग इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। अब भाई मैनेजमेंट ने देखा कि यार जो हमारा एक प्रोडक्ट है, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो नॉर्थ रीजन में नहीं चल रहा, साउथ रीजन में नहीं चल रहा, बट वेस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा भैया वो वेस्टर्न रीजन में चल रहा है। तो वो क्या करेंगे, अपने जो भी एफर्ट्स होंगे उनको वेस्टर्न रीजन की तरफ ज़्यादा दिखाएंगे, ज़्यादा डिस्काउंट्स भी अपना वेस्टर्न रीजन में दिखाएंगे, और नई नई कस्टमर पॉलिसीज़ लेके आएंगे वेस्टर्न रीजन में, ताकि और डिमांड इंक्रीज़ कर सकें। और ये भी देखेंगे कि भाई ऐसा क्या होगा जो नॉर्थ वाले प्रोडक्ट हमारा पसंद नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट को अपने कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे नॉर्थ वालों की डिमांड के हिसाब से, एंड सो ऑन। ठीक है। सो ये एक तरह की सेल्स की रिपोर्ट होगी। ऐसी कितनी सारी रिपोर्ट्स निकलती हैं, पेरोल की रिपोर्ट हो गई, सेल्स की रिपोर्ट, परचेज की रिपोर्ट हो गई, कॉम्पेटिटर की रिपोर्ट हो गई, वेंडर की रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज रिपोर्ट्स। कस्टमर मतलब अपने हिसाब से, पहले जैसा मेरे को चाहिए मैंने वैसी रिपोर्ट निकाल ली सॉफ्टवेयर से। तो मैनेजमेंट के लिए वो इन्फॉर्मेशन काम की होती है जिसके बेसिस पर वो डिसीजन ले सके। और इन्हीं रिपोर्ट्स को, इसी तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। प्रोवाइड इंटरनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। जो मैंने समझाया, डिसीजन मेकिंग करनी है भैया ने, प्लानिंग करनी है कि आगे क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट। इट इंक्लूड्स कस्टमाइज रिपोर्ट्स एंड ऑफन इनकॉर्पोरेट कॉस्ट अकाउंटिंग। बता रहा हूँ आगे स्टेप में कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। आई होप तुमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ आई होगी। कूल, यस सर। अच्छा जी, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम लोग क्या करते हो, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है डे टू डे बेसिस पर सबको रिकॉर्ड करते हो। रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेल्स की, डेटर टू सेल्स, परचेज किया, परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस किया, रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट या बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड सो ऑन। जितने भी एक्सपेंसेस हैं और सबको तुम रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। इनकम आई, इंटरेस्ट इनकम आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सॉरी, एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत कुछ करते हो। पर कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग की फील्ड है भाई जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से कंसर्न नहीं रखती, बट जो कॉस्ट इनकर हुई है, जो एक्सपेंसेस तुमने इनकर किए हैं, जो एक्सपेंसेस तुमने इनकर किए हैं,
सिर्फ इससे डील करती है ये अकाउंटिंग। तुम डिटेल में पढ़ोगे सी इंटर में, बट तुम्हें सिर्फ एक हाईलाइट दे रहा हूँ। एक ऐसी अकाउंटिंग है भाई जो, मेरी बहन तू भी ध्यान से सुन, कि जो तू एक्सपेंसेस इनकर कर रही है ना, ये उससे डील करती है। एग्जांपल लेता हूँ भाई, P&L बनाया तुम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया टू फ्रेड 10 लाख, टू फ्रेड 10 लाख रुपया, राइट। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम लोग करते हो कि फ्रेड की अमाउंट कितनी है, 10 लाख रुपया, बात खत्म, क्लोज। ये 10 लाख आया कैसे, ये 10 लाख की अमाउंट डिटर्मिन कैसे हुई, ये 10 लाख की अमाउंट आई कहाँ से? दिस इज डेल्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ तक नहीं सीमित अकेली, यहाँ तक लिमिट नहीं है। रॉ मटेरियल, लेट्स सपोज तुमने रॉ मटेरियल परचेज किया, सॉरी मैं फ्रेड गलत बता गया, यहाँ पे रॉ मटेरियल ही था, तो रॉ मटेरियल ही था कि अगर 10 लाख का तुमने रॉ मटेरियल तुम्हारे इसमें आ रहा है, तुमने एंट्री कर दी रॉ मटेरियल 10 लाख का हमने परचेज किया है, परचेज टू कैरेक्टर करके, बात खत्म। बट वो परचेज 10 लाख की है, ये 10 लाख की अमाउंट कहाँ से आई, वो उससे डील करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, कि इस 10 लाख की कॉस्ट कैसे बनी। अब देखो रॉ मटेरियल है, इसमें सबसे पहले तो कॉस्ट आएगी जो उसने वेंडर ने तुम्हें दी, ठीक है। लेट्स सपोज 9 लाख का रॉ मटेरियल था, अच्छा इसमें ऐड करोगे तुम लोग फ्रेट, सपोज 50,000 फ्रेट का लग गया, अच्छा इसमें तुमने ऐड किया इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, भाई रास्ते में आ रहा है इंश्योरेंस करवा दिया तुमने स्टॉक का, सपोज 20,000 रुपया उससे उस पर लग गया। फिर अनलोडिंग कॉस्ट, हमारी फैक्ट्री पे जब रॉ मटेरियल आ गया तो उसको अनलोड तो भी कराना है ट्रक से, ट्रक में है ना रॉ मटेरियल, तो भाई फैक्ट्री गेट पे उतरवाना है, ठीक है। लेट्स सपोज 30,000 इसका लग गया लोडिंग का, लेट्स सपोज टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपया हो गया। ये ऐसे 10 लाख आया भाई मेरे। ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इससे डील नहीं करते, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं, इनको एनालाइज करते हैं डीप में, हम देखते उसमें हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं कि हमारा बजट तो था कि 50 रुपीज़ पर केजी से एक्सीड नहीं करना चाहिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट, 60 रुपीज़ क्यों आई, क्या क्या रीजंस थे कि 60 रुपये में आया 50 में क्यों नहीं आया। अच्छा क्या कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स हैं, मतलब किस तरह हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। लेबर हमारी जो हम वेजेस पे कर रहे हैं लेबर को अपनी, मतलब कहने का मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बेसिकली जो तुम्हारे एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, जो तुम्हारे एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, ठीक है ना, उससे डील करती है। स्पेसिफिकली जैसे जो तुम्हारे प्रोडक्शन, जैसे जब तुम फैक्ट्री चला रहे हो, अगर तुम्हारे प्रोडक्शन के टाइम पे जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं प्रोडक्शन के टाइम पर, उन सबसे डील करती है बेसिकली, राइट। ज़्यादा डिटेल में सी एंटर में पढ़ना तुम कॉस्ट अकाउंटिंग को, मैं तुम्हें हाईलाइट दे दिया कि है क्या, ठीक है। यहाँ पे इतना ही रेलेवेंट है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कूल। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। वही बताया कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, कम कैसे करें कॉस्ट को अपनी, वो उस तरह का दिमाग लगाती है कि किस तरह हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। जितना कॉस्ट कम करोगे उतना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट। इट हैज कॉस्ट एस्टिमेशन, बजट बनाना, एस्टिमेट करना कि कितना खर्चा आएगा एवरेज, एंड रिडक्शन बाय प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स टू मॉनिटर मैनेज बिजनेस एक्सपेंसेस। वही बात है भाई, रिपोर्ट्स अलग अलग रिपोर्ट्स निकलती हैं ताकि हम किस तरह अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या है, पढ़ा के बताता हूँ। डील्स विद ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज रिफ्लेक्टिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या बताएगी कि सोसाइटी के ऊपर जो तुम अपना बिजनेस कर रहे हो उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या तुमने कॉस्ट इनकर की, तुम बिजनेस कर रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है सोसाइटी के ऊपर, वो बताएगी। क्या तुमने सोशल कॉस्ट इनकर की, लेट्स सपोज तुमने फैक्ट्री चलाई, फैक्ट्री से जो तुम्हारा पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है तुम्हारी रिफाइनरी से, फैक्ट्री से, वो एयर में जा रहा है, वो सोशल कॉस्ट है, एयर पॉल्यूट कर रहे हो तुम लोग। बेनिफिट क्या है कंपनी के, अच्छा तुमने बेनिफिट क्या जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट। माना पोल्यूशन जनरेट कर रही है मेरी फैक्ट्री, मैं मानता हूँ एयर पॉल्यूट हो रही है, वो सोशल कॉस्ट है, बट बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉयमेंट। भाई 400 बंदा मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तुम ये कह रहे हो, वो क्या एम्प्लॉयमेंट होगी तुम्हारी, एग्जाम्पल, राइट। तो इससे रिलेट करते हैं कि सोसाइटी के ऊपर तुम्हारा क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होगी। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होगी भाई, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी हमारी टीम की कि तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे पड़े हैं, नहीं सर नहीं सर, घर नहीं जाएंगे जब तक काम नहीं होगा। उनके एफर्ट्स को, उनकी मेहनत को हम किस तरह बुक्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह उनकी मेहनत को मॉनेटरी टर्म में वैल्यू कर सकते हैं, दैट
इज डेल्ट अंडर द टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आई होप तुमको समझ आ गया होगा ये पॉइंट भी, ठीक है। यस सर, कूल। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, मतलब सब्जेक्ट्स। अकाउंटिंग का रिलेशन अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ है। सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ है? जितने सोच पा रहे हो सबके साथ है। इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, लॉ है, मैनेजमेंट है एंड सो ऑन है। आइए देखते हैं वन बाय वन। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग कैसे रिलेट करते हैं आपस में? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ के आ रहे हो +1 +2 में? क्या पढ़ा तुमने? बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या पढ़ा है। इनफैक्ट सी फाउंडेशन भी पढ़ोगे तुम लोग इकोनॉमिक्स को। सर डिमांड सप्लाई याद आ रहा है करेंटली, तो सबसे ईजी टॉपिक वही लगता था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फ्लेशन पढ़ के आ रहे हो। अब भाई देखो डिमांड सप्लाई को किस तरह कंट्रोल करना है, क्या इन्फ्लेशन है मार्केट में, कितनी महंगाई बढ़ गई है एंड सो ऑन, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आए गवर्नमेंट। ठीक है, वो सब बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? डेटा चाहिए कि हमारा जो फाइनेंशियल, हमारी इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल डेटा है। भाई अगर सरकार कह रही है कि मैंने इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया एंड सो ऑन, अगर सरकार कह रही है मैंने इसको कम करना है या इंक्रीज करना है, तो वो गवर्नमेंट को कहाँ से पता लगता है? डेटा से, फाइनेंशियल डेटा से पूरी की पूरी इकॉनमी का। लगता कि नहीं लगता? भाई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई कहाँ पढ़ के आ रहे हो? इकोनॉमिक्स में। अगर गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, तो कहाँ से पता लगेगा उनको कि क्या चल रहा है इकॉनमी में? डेटा से। विदाउट डेटा वो कहाँ से पता कर लेंगे? वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि क्या हो रहा है हमारी इकॉनमी में। और वो फाइनेंशियल डेटा क्या होता है भाई? अकाउंटिंग ही तो होती है। बिजनेसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है हमारे इंडस्ट्री का, जीडीपी क्या है, वो सब एक तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही तो है। दैट्स वाई दे आर रिलेटेड। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। देखो डेटा पहली बार हुई तो डेटा प्रोवाइड करता है भाई अकाउंटिंग इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए। और इकोनॉमिक थ्योरीज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग टूल्स। इकोनॉमिस्ट डिफाइन कंसेप्ट लाइक वैल्यू एंड इनकम थ्योरेटिकली, बट अकाउंटेंट्स अडैप्ट देम फॉर प्रैक्टिकल यूज, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग एक्विजिशन कॉस्ट इंस्टेड ऑफ फ्यूचर अर्निंग कॉस्ट। भाई कहता है इकोनॉमिस्ट जो हैं वो थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं वैल्यू और इनकम की, बट जो अकाउंटेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली उसको करके दिखा रहे हैं। जैसे एक्विजिशन कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट है मेरी, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। एंड मैक्रो लेवल अकाउंटिंग डेटा सर्वर्स सर्व्स एज द बेस फॉर इकोनॉमिक मॉडल्स। जो बड़े बड़े इकोनॉमिक मॉडल्स बनते हैं कि हम इतने ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाहते हैं अपनी कंट्री को, हम ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं 5 साल बाद हमारी इतनी बिलियन इकॉनमी होगी, $1 बिलियन इकॉनमी होगी, तो उसके लिए भाई काउंटिंग हेल्प करता ही करता है। क्योंकि देखो डेटा के बिना कुछ कर नहीं सकते, और डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? तुम्हें अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा, बात खत्म। स्टैटिस्टिक्स 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 क्या पढ़ते हो? मेरे को तो भाई इस टाइम पे मीन मोड मीडियन याद आ रहा है। मीन मोड मीडियन, कोरिलेशन, ये भी तुम्हारे सीए फाउंडेशन का पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन कोरिलेशन एंड सो ऑन, काफ़ी कुछ है राइट। अब मेरी एक बात सुनो, तुम मीन यानी कि एवरेज, मोड, ठीक है, मीडियन किसके ऊपर निकालते हो? डेटा के ऊपर निकालते हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, डेटा के ऊपर निकालते हो। लेट्स सपोज भाई तुमने क्या किया, 12 महीने की सेल्स को लिख लिया। पहले महीने 10 लाख हुई, दूसरे महीने 20 लाख हुई, तीसरे महीने 15 लाख हुई, उसके बाद 25 लाख हुई, उसके बाद 9 लाख हुई एंड सो ऑन। अब तुम देखना चाहते हो कि भाई एवरेज हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज हमारी कितनी सेल होती है मंथली। तुम क्या निकाल रहे हो? एवरेज निकाल रहे हो, दैट इज मीन निकाल रहे हो, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट वो डेटा कहाँ से आया, कितनी सेल थी पर मंथ, कहाँ से पता लगेगा? सर अकाउंटिंग से पता लगेगा। अकाउंटिंग में जब जर्नल एंट्री डाली तुमने जर्नल एंट्री डाली, सेल्स का तुमने लेजर खोला, लेट्स सपोज अप्रैल मंथ का पूरा सेल्स का लेजर खोल लिया, उसमें देखा कि सेल्स का कितना टोटल बैलेंस आ रहा है अप्रैल के मंथ में, वो तुम्हारी कितनी होगी? वो तुम्हारा क्या होगा? उसकी सेल्स हो गई, कितनी सेल्स हमने की है उसके मंथ में अपनी, क्या हमने सेल्स की है, क्लॉक की है अप्रैल के मंथ में, सेम और मई के मंथ में, मार्च के मंथ में। ये डेटा कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है? अकाउंटिंग से प्रिपेयर हो रहा है भाई। जर्नल पहले एंट्री डाली, उसके बाद लेजर प्रिपेयर किया, तभी डेटा आया तुम्हारे पास। अच्छा, कोरिलेशन मैंने देखा कि देखो मेरा क्या है, लाइक तुम लगा लो FMCG का काम है मेरा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG राइट। मैंने देखा कि यार जब गर्मियाँ आती हैं तो जो आइसक्रीम की सेल्स है, जो आइसक्रीम्स होती हैं उनकी सेल्स बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, आइसक्रीम की सेल्स मार्केट में। ठीक है, मतलब मैंने देखा कि जो समर्स और आइसक्रीम का आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन है राइट। अच्छा, कोरिलेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है। बट समर में सेल्स इंक्रीज हो रही है आइसक्रीम की, ये कहाँ से पता लगता है? कि भाई अप्रैल टू
सितंबर अक्टूबर हमारा समर सीजन रहता है, ठीक है, सेल ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, कहाँ से पता लग रहा है? डेटा से पता लग रहा है। डेटा कहाँ से आएगा? अकाउंटिंग से आएगा, बात खत्म। आई होप समझ पा रहे हो कि लिंक कर पा रहे हो कि भाई कैसे रिलेटेड है आपस में ये दो सब्जेक्ट्स भी, अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स। सर मैथमेटिक्स हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ रहा? सर हमने तो कॉमर्स ली ही इस वजह से थी कि हमें मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें तो कॉमर्स ली ही इस वजह से थी कि हमें मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ये अब यहाँ पे भी आ गया। इनफैक्ट पेपर हमारा 3 क्वांट एप्टीट्यूड का, उसमें मैथ है। ये मैथ काहे, ये दर्द काहे ख़त्म नहीं होता सर ये? अरे रुको, बातें छोड़ो, आज कॉन्सेप्ट पढ़ो जल्दी जल्दी, राइट। मैथमेटिक्स में देखो यार, अकाउंटिंग रिलाइज ऑन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा फॉर कंप्यूटेशन लाइक डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। अब देखो इंटरेस्ट और एन्युटीज अभी तुम्हारा इनसे वास्ता नहीं पड़ा, ठीक है। इंटरेस्ट हालांकि तुम्हारा जो एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वहाँ तुम इस चीज़ को देखोगे, बट ज़्यादा लेवल पे तुम देखोगे इसको सी इंटर और सी ए फाइनल लेवल पर जाके इंटरेस्ट रेट एन्युटी में कहाँ मैथ की रेलेवेंस आती है, कहाँ मैथ काम आता है तुम्हारा, ठीक है, कहाँ क्यों तुम्हारे सिलेबस में मैथ को इंक्लूड किया गया है, वो तुम्हें पता लगेगा थोड़ा लेटर स्टेजेस पर जाकर, सी ए फाइनल पर जाकर, इंटर में जाकर। मैथमेटिक्स का जो है अपना एल्जेब्रा है, एक्स वाई जी जो हम लेट करते हैं, ठीक है, इक्वेशंस होगी, वो सब हेल्प करती हैं भाई हमें अपना इंटरेस्ट रेट निकालने में, एन्युटीज़ निकालने में एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की बहुत रेलेवेंस है अकाउंटिंग में। इनफैक्ट जब तुम पढ़ोगे आगे अपना सी ए फाइनल लेवल पर, जो पूरी की पूरी काउंटिंग होती है ना हर एक चीज़ की, वो प्रेजेंट वैल्यू पे होती है, पीवी, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है ये तो मैथ्स में पढ़ लोगे, मैथमेटिक्स और फाइनेंस वाले चैप्टर में तुम लोग अच्छी तरह पढ़ लोगे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना तुम लोग मैथ में तो सीखते हो। देखो कंसेप्ट मैथ का, प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ कहाँ पे कर रहे हो? अकाउंटिंग में। हो गए ना लिंक आपस में? बिल्कुल हो गए सर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मैथ इज एसेंशियल। एसेंशियल क्यों है तुम्हें बता दिया, सी ए फाइनल में भी काम आएगा, सी इंटर में भी काम आएगा। वर्किंग विद फाइनेंशियल मॉडल्स एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन इन मॉडर्न अकाउंटिंग, बिल्कुल सही। अकाउंटिंग एंड लॉ, तुम्हारा शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का 12th क्लास में कंपनी अकाउंट्स पढ़ के आ रहे हो कि नहीं पढ़ के आ रहे हो? बिल्कुल पढ़ के आ रहे हैं सर। शेयर डिवेंचर, शेयर कैपिटल, सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं हम तो। अच्छा, एस पी एल, यहाँ पे पहले रेवेन्यू आ गया फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम आ गई, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ गए एंड सो ऑन। ये कौन बताता है तुम लोगों को? सर शेड्यूल 3 बताता है कंपनीज एक्ट का। अच्छा, बैलेंस शीट इसी तरह बनानी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, नॉट ना शेयर होल्डर फंड, ठीक है, उसमें शेयर कैपिटल आ गई अपनी, मनी गेन शेयर वारंट आ गया एंड सो ऑन, जो भी अपना है, नॉन कंटेस्ट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, फिर एसेट्स आ गए। ये कौन बताता है सर? शेड्यूल 3 बताता है सर। ये भी शेड्यूल 3 तो बताता है हमें। शेड्यूल 3 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। कंपनीज एक्ट 2013 है क्या? इज अ लॉ। कंपनीज एक्ट क्या है रे? वो एक लॉ है रे। स्टडी किसकी? लॉ की। काम कहाँ पे आ रही है? अकाउंटिंग में। हो गया ना आपस में लिंक? हो गया आपस में लिंक। अकाउंटिंग ऑपरेट्स विद लीगल फ्रेमवर्क गवर्न बाय लॉज लाइक कंपनीज एक्ट। देखो बात अभी की थी, उसी की बात आ गई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तभी तो तुम पढ़ते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफन फॉलो लीगली प्रेस्क्राइब फॉर्मेट्स। लो जी, फॉर्मेट शेड्यूल 3 बेस्ट एग्जांपल। लॉ बोथ इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। आई होप तुमको ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चा। अकाउंटिंग है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए देखो, मैंने तुम्हें जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझाई, ये वही वाला एक तरह का मोरलेस पॉइंट है कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग किस चीज़ में? प्लानिंग में, कंट्रोल में, डिसीजन मेकिंग में एंड सो ऑन। वही चीज़ पॉइंट है, सेम रेपिटेटिव नेचर का पॉइंट है। एक बार गो थ्रू करोगे तुम्हें पता लग जाएगा खुद को, राइट? यस सर। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ, दैट इज सॉरी, रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन सोसाइटी। रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन सोसाइटी। एक अकाउंटेंट का सर क्या रोल होता है सोसाइटी में? क्या रोल है सर? भाई देखो, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक अकाउंटेंट सोसाइटी में। अकाउंटिंग प्रोफेशन अपन का बहुत वाइटल रोल प्ले करता है पब्लिक वेलफेयर। अकाउंटेंट्स प्ले क्रूशियल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट्स दैट इन बिजनेस प्लानिंग एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब तुम लोग मेरी बात सुनो, एक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एक देखो मेरी बात सुनो, छोड़ो, जर्नल है, सबसे रॉ डेटा, एंट्री रिकॉर्ड कर ली बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, सबसे रॉ डेटा। हम जो अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, इस जर्नल को एक सुंदर से पी एन आर बैलेंस शीट में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा सके, उसको एनालाइज किया जा सके। मीनिंगफुल इनसाइट्स, रॉ डेटा को, ये क्या हो गया, एक मिनट हाईलाइटर ऑन करने दो। हाँ, ट्रांसफॉर्म करते हैं भाई रॉ डेटा को मीनिंगफुल इनसाइट्स में। रॉ डेटा था जर्नल,
बट इन अकाउंटेंट्स ने अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ लेजर प्रिपेयर किया, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया और ये पीएनएल बैलेंस शीट, एक सुंदर सा पीएनएल बैलेंस शीट हमारे सामने ला के रख दिया, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट जो है प्लानिंग कर सके, डिसीजन ले सके। समझ पा रहे हो रेलेवेंस क्या है अकाउंटिंग की? और क्या क्या पॉइंट्स हैं सर? अकाउंटेंट्स ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज विच आर एज फॉलोज। क्या क्या अकाउंटेंट्स करते हैं ये देखते हैं वन बाय वन। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट वही है तुम्हारी अकाउंटिंग करना। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब तुम्हारी अकाउंटिंग करना। सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एडिंग मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के लिए भाई पूरी की पूरी अकाउंटिंग करते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सो दैट मैनेजमेंट को हेल्प हो सके किसमें? डिसीजन मेकिंग में। ऑडिट, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपन क्या लोग करते हैं, क्या लोग? ऑडिट, स्टैचुटरी ऑडिट। स्टैचुटरी ऑडिट का मतलब होता है जो ऑडिट हम करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। किसी लॉ में अगर लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट है कि भी ये इसमें ऑडिट करवाना मैंडेटरी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उसको हम बोलेंगे स्टैचुटरी ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में, जो कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट जो है उसमें मैंडेटरी लिखा हुआ है कि हर कंपनी को भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना ही करवाना है अपना। वो उसको हम एक तरह का स्टैचुटरी ऑडिट बोल देते हैं। कंपनीज एक्ट के अंडर जो ऑडिट होता है स्टैचुटरी ऑडिट है भाई वो। इसका मतलब हो गया ऑडिट अंडर एनी लॉ। स्टैचुटरी का मतलब होता है लॉ की रिक्वायरमेंट, और अगर लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन लोग ऑडिट कर रहे हैं तो उसको अपन लोग बोलेंगे स्टैचुटरी ऑडिट, राइट। चार्टर्ड accountants audit company accounts as legally required, ensuring the financial statements presented to and fair view. This also applies to other entities under various laws. बिल्कुल। ऑडिट का पूरा भाई तुम 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा सी इंटर में। पूरा तुम सब्जेक्ट पढ़ोगे सी इंटर में ऑडिट को। इनफैक्ट मैं भी टीच करता हूँ, मैं खुद टीच करता हूँ ऑडिट को सी इंटर में, ठीक है। ऑडिट का मतलब होता है बेसिकली चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना कि बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो जैसी दिख रही हैं। लाइक अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल आ रही है 10 करोड़ की, तो क्या वाकई उस बंदे की सेल 10 करोड़ की है? अगर मैं कह रहा हूँ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 2 करोड़ का, तो क्या वाकई उस बिजनेस एंटिटी का ग्रॉस प्रॉफिट 2 करोड़ है या नहीं है? हम ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड सो ऑन, राइट। उसको हम बोलते हैं ऑडिट करना, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, राइट। दिस आल्सो अप्लाइज टू अदर एंटिटीज अंडर वेरियस लॉज। जैसे मैंने तुम्हें बताया, किसी लॉ के अंडर कोई ऑडिट कर रहे हो उसको हम क्या बोल देंगे भैया? स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल देंगे, राइट। अगर किसी बच्चे को समझना हो कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, वैसे देखो अभी रेलेवेंट नहीं है तुम्हारे लिए, सी इंटर में तुम पढ़ोगी, बट स्टिल अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं आई बटन में लिंक ऐड कर दूंगा। जो सी इंटर की मेरी पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, वो एक जनरल क्लास थी जिसमें मैंने ऑडिट का मतलब समझाया बहुत डिटेल में। 45 मिनट्स के राउंड का लेक्चर, आई थिंक 45 मिनट्स के राउंड। अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो तो वो देख सकता है, मैं लेक्चर के लिंक ऐड कर दूंगा क्लास में, राइट। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट भी एक तरह का ऑडिट होता है भाई, बट बेसिकली जो एंटिटी के इंटरनल फंक्शंस होते हैं, लाइक एक एंटिटी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पेरोल का डिपार्टमेंट अलग, एचआर का डिपार्टमेंट अलग, प्लानिंग अपना प्रोडक्शन वाले अलग, सेल्स वाले अलग, परचेज वाले अलग, मार्केटिंग वाले अलग। तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको भी तुम डेट में इंटर में पढ़ोगे ऑडिट में, किस तरह वो डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। उनके सिस्टम्स क्या है, कंट्रोल क्या है, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका ऑडिट होता है एक तरह का इंटरनल ऑडिट। तो उसमें भी भाई अकाउंटेंट्स हेल्प करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेल्प करते हैं ऑडिट करने में। टैक्सेशन सब जानते हो तुम लोग, मुझसे बेहतर जानते हो कि शायद टैक्सेशन को तो भाई तुम लोग, ठीक है ना। आईटीआर भरे, जीएसटी रिटर्न्स, आईटीआर, टैक्स प्लानिंग, सीए साहब लीगली बताओ कि किस तरह हम टैक्स को सेव कर सकते हैं, लीगल तरीके से टैक्स सेव करना। टैक्स प्लानिंग करते हो हमारी, सीएस करते हैं भाई टैक्स प्लानिंग। अकाउंटेंट्स मैनेज टैक्स अफेयर्स, रिप्रेजेंट क्लाइंट्स बिफोर अथॉरिटीज। नोटिस आ गया तुम्हारे भाई, तुम्हारे बिजनेस में नोटिस आ गया, लेट्स सपोज, तुम तो डर गए, तुम तो पता नहीं अभी कि क्या प्रोविजन है, कौन सा सेक्शन इनकम टैक्स का है, कौन सा सेक्शन है जीएसटी एक्ट का। तुम जाओगे सीए के पास, सीए क्या करेगा, तुम्हें इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के सामने जो लॉ अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने प्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट को। टैक्सेशन में हेल्प करता है भाई एक अकाउंटेंट। कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही चीज़ है भाई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब बेसिकली मैनेजमेंट को हेल्प करता है, सीएफओ, सीईओ, ठीक है, सीईओ, जो भी ये बड़े लोग होते हैं अपने टॉप लेवल होती है अपने मैनेजमेंट का, उनको हेल्प करते हैं किसमें, कॉर्पोरेट प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, कि क्या डिसीजन लो आप बेसिस पर, ठीक है ना। वो खुद एनालाइज करते हैं किसको, फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं। देखो बिकॉज हमें इतनी नॉलेज आ चुकी है पढ़ के यार, एक बंदा जब सीए बनता है तो उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज आ जाती है, तुम अभी इस टाइम पे शायद सोच ना पाओ, राइट। तो वो एनालाइज करते हैं, उनको एनालिसिस, कंक्लूजन सब कुछ पता होता है, तो वो हेल्प करते हैं भाई एनालाइज करने में डेटा को, कि उसके बेसिस पे क्या डिसीजन लिए जा सके। फाइनेंशियल एडवाइस, बहुत तरीके की एडवाइस देता है भाई सीए, कि कहाँ इन्वेस्ट करें,
कौन सा म्यूचुअल फंड कई शेयर्स देखोगे तुम लोग जो बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, वो तुम्हारे फंड मैनेज करते हैं कि आप उनको फंड दो, वो तुम्हारे बिहाफ पे क्या करेंगे, इस तरह का अपना इन्वेस्टिंग वगैरह करेंगे, एडवाइस देते हैं बेसिकली, तुम्हारे बिहाफ पे वो नहीं करते, तुम्हें एडवाइस देते हैं कि आप ये इसमें कर लो, ये अच्छा चल रहा है स्टॉक एंड ऑल दैट स्टफ। तुम देखोगे बहुत सीएज होते हैं जो करते हैं कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी रहेगी, अच्छा किस तरह बिजनेस को एक्सपैंड करें, जैसे यहाँ पे तुम लोगों को मैंने बताया है, वो तुम्हें डिसाइड बताते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भाई, तुम अपने बिजनेस को किस तरह एक्सपैंड कर सकते हो, राइट। अगर तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें लग रहा है कि फ्रॉड है, उसको ढूंढने में हेल्प करते हैं भाई। वैल्यूएशन, तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या वैल्यूएशन है, देख दो ना शार्क टैंक में, वो पहले पूछते हैं कि क्या वैल्यूएशन है, ओके 100 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हो सर आप, क्या वर्थ हो या नहीं हो आप, वो कहते हैं ना शार्क्स बैठ के कि सर आप 100 करोड़ की वैल्यूएशन तो मांग रहे हो पर क्या वर्थ हो या नहीं हो। वैल्यूएशन में कौन हेल्प करेगा, तुम्हारा सीए हेल्प करता है, पेंशन स्कीम ऑल दैट सब। अदर सर्विस क्या होती हैं भाई, कंपनी खुलवानी है, कंपनी फॉर्मेशन एडवाइस देता है सीए, शेयर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो बताता है, अगर लिक्विडेट करवानी है कंपनी, कंपनी बंद करवानी है, लिक्विडेशन का मतलब कंपनी को बंद करवाना है, क्लोजर करवाना है, उसमें हेल्प करता है एंड सो ऑन। तो ये कुछ एरियाज थे जिसमें जो अकाउंटेंट्स हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करती हैं, राइट। उसके बाद आता है भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री का मतलब क्या है भाई, ऐसी आज की डेट में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, ऐसा आज की डेट में कोई बिजनेस, इंडस्ट्री मतलब बिजनेस, ठीक है, ऐसी आज की डेट में भाई कोई बिजनेस है ही नहीं जिसमें सीए की जरूरत ना पड़ती हो। अपनी आंखें चारों तरफ घुमा के देख लो, चारों तरफ क्यों, ऊपर नीचे कहीं भी घुमा के देख लो भाई, मजाक की बातें हैं, मतलब कहने का मतलब ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है सर जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत ना पड़ती हो। इन एवरी इंडस्ट्री यू रिक्वायर्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे तुमने टैक्स मैनेज करवाना हो, चाहे तुमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करवाने हो, चाहे अपना फंड मैनेज करवाना हो, चाहे बिजनेस प्लानिंग करवानी हो, चाहे कॉर्पोरेट प्लानिंग करवानी हो, चाहे फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो, चाहे आईटीआर भरवानी हो, चाहे जीएसटीआर मैनेज करवाना हो, चाहे कुछ भी भाई तुमने फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ करवाना हो, तुम्हें सीए की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वही लिखकर हमारा टॉपिक कह रहा है, a qualified chartered accountant contributes significantly to areas such as accounting, costing, budgetary control, financial estimating, treasury management, supporting overall business decision making and financial planning। सब कुछ कर सकता है। देखो तुम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ लोगे, कॉस्टिंग कैसे करनी है, बजटिंग कंट्रोल कैसे करना है, एस्टिमेशन कैसे करनी है, प्रोजेक्शंस कैसे करनी है। लाइक आज का मेरे पास पिछले 5 साल का डेटा है, इनके बेसिस पे अगले 5 साल को प्रिडिक्ट कैसे करना है कि अगले 5 साल में बिजनेस कैसे दिखेगा, ठीक है ना, वो भी सीए कर सकता है भाई। अकाउंटिंग अपने अपा किंग है अकाउंटिंग के, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर सकते हैं बिजनेस की अच्छे तरीके से एंड सो ऑन। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, भाई जो गवर्नमेंट एंट्रीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंट्रीज होती हैं, गवर्नमेंट एंट्रीज, उनमें भी सीए काम करता है। बहुत सीए हैं, इनफैक्ट तुम लोग देखोगे जब तुम सीए क्वालिफाई करते हो तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, पीएसयूज में, राइट। पीएसयूज हायर करती हैं सीएस को और काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं, लिटरली काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं भाई पीएसयूज, बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं। इनफैक्ट कई बार तो प्राइवेट कंपनीज को भी सक्सीड ओवरराइड कर जाती हैं पैकेज के मामले में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की जो पीएसयूज होती हैं। इन पीएसयूज अकाउंटेंट्स प्ले क्रूशियल रोल सच एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गोज बियॉन्ड सर्विसिंग शेयर होल्डर, इट सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट। अलाइक ट्रेडिशनल गवर्नमेंट अकाउंटिंग, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग मस्ट क्लियरली जस्टिफाई ईच फाइनेंशियल आइटम, हैविंग द पब्लिक अंडरस्टैंड एंड द परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीज एंटिटीज। कुल मिला के भाई पब्लिक एंटरप्राइज में, पीएसयू में पूरा का पूरा फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग का टास्क है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जर्नल इनिशिएट रिकॉर्ड करने से लेके कम्युनिकेट करने तक पब्लिक को, वो अच्छी तरह मैनेज हो सके, इसलिए तो सीएस को हायर करती हैं पीएसयू। उसकी भी सीए बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, उसको सब कुछ पता है, उसको हायर कर, ताकि हम टेंशन फ्री होकर बैठ दें कि भाई सीए अपने आप देख लेगा, उनको बहुत नॉलेज है, राइट। अच्छा, फिजिकल पॉलिसीज़, पहले फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसीज़ जो आती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऑन टैक्सेशन या स्पेंडिंग, वो होती हैं फिजिकल पॉलिसीज़। ये ऑलरेडी तो मैं बता के आया हूँ, जब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स के बीच में रिलेशन क्या है, ये सेम उसी जैसा पॉइंट है भाई। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट कितना रखना है, अच्छा अब क्या पॉलिसी लेके आएँ, बजट कैसा रहेगा, डेटा के बेसिस पे ही तो डिसाइड करती है सरकार कि कौन सी पॉलिसी लेके आएँ। और वो डेटा क्या होता है, अकाउंटिंग का डेटा होता है अपना, बहुत फाइनेंशियल डेटा होता है, और फाइनेंशियल डेटा को मैनेज कौन करता है अच्छी तरह से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो इनडायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है भाई वो फ्रेमिंग में, फिजिकल पॉलिसी की फ्रेमिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। अकाउंटेंट्स कंट्रीब्यूट टू शेपिंग इफेक्टिव फिजिकल पॉलिसीज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। दे मस्ट अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स एंड एक्सपैंड देयर रोल्स टू अलाइन विद पब्लिक सर्विस गोल्स, बिल्कुल सही। बाय ensuring greater transparency and disclosure of corporate results, they help assess the health of the economy. सिंपल, कुछ समझाने वाला था नहीं।
लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें मैं क्या समझाऊँ भाई, मेरी बात सुनो, चार्टर्ड अकाउंट इतना कुछ कर रहा है, पीएसयू में भी काम कर रहा है, फ्रेमिंग फिजिकल पॉलिसी भी फ्रेम करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, उसके बाद ये सभी एरिया ऑफ सर्विस दे रहे हैं, ये जो पढ़ते आ रहे हो सारे एरियाज ऑफ सर्विस हैं जो पढ़े हैं अपन ने, ठीक है। ऑलरेडी भाई इकोनॉमिक ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूशन हो ही जाएगा ना इसमें, जब इतना कुछ एक सीए कर रहा है भाई देश के लिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट हो ही चुका है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो समझ पा रहे हो। बस और क्या है इसमें, सिंपल सा पॉइंट है, राइट। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक तुम्हारे चैप्टर का बचा है भाई, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज ए सोशल साइंस। कि सोशल साइंस का मतलब भाई देखो, अकाउंटिंग जो है वो भी एक तरह का सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। सोशल साइंस माने तो फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, राइट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें हिस्ट्री बताई गई है, मैं बता देता हूँ, रीड करवा देता हूँ। अकाउंटिंग हैज एंशिएंट ओरिजिन्स डेटिंग बैक टू 4000 BC इन इजिप्ट, बेबीलोनिया, ग्रीस, रोम, चाइना एंड इंडिया, वेयर इट सर्व वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पर्पसेस। हिस्ट्री बता रहा है कि अकाउंटिंग की जो रूट्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 4000 BC से, इजिप्ट, बेबीलोनिया, ग्रीस, रोम, चाइना, इंडिया एक्सेट्रा। इतनी पुरानी रूट्स हैं अकाउंटिंग की, 4000 BC से शुरू हो चुकी है अकाउंटिंग भाई, हिस्ट्री बता रहा है वो तुम्हें अकाउंटिंग की। इंडिया कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्कस सम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इंडिया में भाई कौटिल्य जी हैं, वो अर्थशास्त्र उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने बताया था अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। मॉडर्न डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वॉज फॉर्मलाइज बाय ल्यूसा पैकियोली इन 1494, इंट्रोड्यूसिंग द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट एंड एम्फसाइजिंग एथिकल बिजनेस कनेक्ट। देखो जो तुम पढ़ते हो ना डेबिट क्रेडिट, हम लोग पढ़ते हैं डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, इस बंदे ने, ल्यूका पैकियोली इन 1494। कि क्या डेबिट क्रेडिट होता है, क्या डबल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीपिंग का। इनिशियली अकाउंटिंग फंक्शन है स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग का मतलब होता है बेसिकली जो मैनेजमेंट उसमें हेल्प करती है, प्लानिंग में हेल्प करती है मैनेजमेंट की, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। हेल्पिंग स्टूवर्ड्स रिपोर्ट टू वेल्दी रिपोर्ट ओनर्स। विद द राइज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इमर्ज टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर लीडिंग टू लीगल रेगुलेशन एंड ब्रॉडर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। मतलब भाई पहले तो स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग थी, मतलब सिर्फ जो मैनेजमेंट है हमारी, स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग का मतलब जो हमारी मैनेजमेंट है, जो बिजनेस की टॉप लाइन है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हो गए हमारे, CFO CEO वगैरह हो गए, सिर्फ उन्हीं के साथ डील करती थी अकाउंटिंग। मतलब जो स्टूवर्ड्स थे, जो अकाउंटेंट्स थे, वो रिपोर्ट करते थे किसको, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। बट धीरे धीरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने अपनी रीच को बढ़ाया और शेयर होल्डर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, वो भी क्या बने, यूजर्स बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो ऊपर हम डिस्कस करके आ रहे हैं। एज बिजनेस ग्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी टू सपोर्ट इंटरनल डिसीजन मेकिंग। भाई जैसे जैसे सेंचुरीज आगे बढ़ती गई, अकाउंटिंग का दायरा भी बढ़ता गया। More recently, social responsibility accounting has begun evolving to account for the social cost and benefits of the business activities, responding to growing public awareness of issues like pollution and resource use. क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, क्या सोशल कॉस्ट है, क्या सोशल बेनिफिट है। देखो पॉल्यूशन वाली एग्जांपल यही मैंने डिस्कस की थी तुम्हारे साथ भी, सेम वही एग्जांपल है, कोइंसिडेंस। बिकॉज अकाउंटिंग contributes to societal welfare and adapts social progress, it is considered social science serving not just individual but society as a whole. बेसिकली एंड में वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में तुम्हें बता गया जाते जाते कि क्या होती है भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। पूरा का पूरा चैप्टर हमारे यहां होता है कंप्लीट, डन एंड डस्टेड, खत्म, टाटा बाय बाय। रुको रुको अभी रुको वे। तो ये चैप्टर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग गाइस हमारा हो चुका है अब खत्म, कंप्लीट कर दिया हमने इस चैप्टर को। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा ये चैप्टर, मज़ा आया होगा। और एक एक चीज़ को मैंने एक एक चीज़ को तुम्हें समझाया है। ऐसा कोई भी सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है इस चैप्टर में भाई तुम्हारे सामने आया देखो, जो इसको मैंने तुम्हें एक्सप्लेन ना किया हो। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब इंटर का पार्ट है। स्टिल मैंने को था कि तुम लोगों को मैं बताऊँ, ऐसा नहीं कहूँ। देखो मैं कहने को ये कह सकता था कि यार देखो इंटर में पढ़ोगे बस छोड़ो। बट स्टिल मैंने जितना हो सकता है मैंने तुमको, जितना तुम्हारे लिए रेलिवेंट था तुम्हें मैंने बताने की कोशिश की है, ताकि तुम्हारे मन में कोई बेसिकली शेडी एरिया ना रहे, कुछ भी शेडी ना रहे तुम्हारे मन में। तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार सर ने समझाया नहीं है, ऐसे ओवरलुक कर दिया, स्किप कर दिया। ना भाई ना। मेरी क्लास में एक चीज़ भाई तुम हमेशा देखोगे, स्टडी विद लॉजिक, कंसेप्चुअली पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ को समझाऊँगा, बस फंडामेंटली मैं फोकस करता हूँ फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो रही है। कूल 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 कूल। तो ठीक है भाई लोग, बहन लोग, आई होप तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा। गाइस अगर क्लासेस नहीं देखी तो गाइस प्लीज़ क्लासेस को देखना स्टार्ट करो। ऑलरेडी देखो बहुत कम टाइम बचा है, सितंबर में हमारे एग्जाम्स हैं, या जिनके जैन में एग्जाम्स हैं भाई तुम्हारे लिए भी इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा,
ठीक है, प्लीज़ गाइज स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिकॉज बाद में दिक्कत आएगी। बिल्कुल हल्के में मतलब कि 11th और 12th क्लास का ही प्राइमरली सिलेबस है, ये तो हम ऐसे ही निपटा देंगे, हमें आता है, नो डाउट आता है, बहुत बढ़िया आता है, बट सीए फाउंडेशन है भाई ये 11th और 12th क्लास नहीं है तुम्हारी। इसमें जो लेवल है ना वो एक लेवल एक का 3-4 गुना लेवल अप ही रहेगा। इसमें बहुत एडवांस लेवल होता है भाई काउंटिंग का, 11th-12th की काउंटिंग ही होती है, बट एक एडवांस लेवल में पूछी जाती है। तो प्लीज़ बिल्कुल हल्के में मत लो, डेली बेसिस पर क्लासेस को लगाओ। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा मेंटोर सीए पीयूष गोयल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो एंड देखते रहो अकाउंट्स के लेक्चर। #लर्न विद सीए पीयूष, #स्टडी विद लॉजिक। बाय बाय।